हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 4। एक बार मैं रिकैप देती हूँ हम क्या कवर कर रहे थे। हम आपकी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की, उसका हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको टॉपिक कराया था व्हाट इज फ्रीडम। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस पार्ट्स हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप पहले वो देख लीजिए, और फिर यहाँ से आपको जो भी देखोगे आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। सो ये जो टॉपिक है द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, ये बेसिकली हमें ये बताना चाहता है कि हमारी जो फ्रीडम है, क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में क्या समझा था कि फ्रीडम का मीनिंग क्या है, कि फ्रीडम जो है उसका मीनिंग होता है कि कॉन्स्ट्रेंट का एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। और कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो थोड़े बहुत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जा सकते हैं फ्रीडम पे, ताकि सोसाइटी में एक क्योस की सिचुएशन क्रिएट ना हो और हर मेंबर जो है वो अपनी फ्रीडम को, अपनी चॉइसेस को कंप्लीटली एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, तो अब हमारा जो ये टॉपिक है तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, हमें इसमें ये समझना है कि एज एन इंडिविजुअल हम अपनी फ्रीडम को कंप्लीटली एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्स्ट्रेंट है और उन कॉन्स्ट्रेंट का ओरिजिन क्या है हमें ये देखना है कि वो कॉन्स्ट्रेंट जो है वो किस किस एस्पेक्ट्स में हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, उन कॉन्स्ट्रेंट्स का ओरिजिन क्या है, वो उनका सोर्स क्या है। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी फ्रीडम पे लगाए जाते हैं। टॉपिक कनेक्ट हुआ। अब देखो कि पहला कॉन्स्ट्रेंट हमारी फ्रीडम पे हमें किस साइड से मिलता है, डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। देखो, समझो कि अगर हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे ओपिनियंस को हमें एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम गलत सही के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं तो हमें उसमें भी सप्रेशन देखना पड़ रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल समझो, मैंने पहले के पार्ट्स में आपको समझाया था, जब हम आइडल ऑफ फ्रीडम टॉपिक कर रहे थे तो उसमें मैंने नेल्सन मंडेला का समझाया था कि इसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम के थ्रू जो डोमिनेशन है वहाँ पे फेस करना पड़ रहा था साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल को, जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अपार्थाइड रिजीम के अंदर। ठीक है, तो वो डोमिनेशन था। वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे व्हाइट और ब्लैक्स में डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा था, और कहीं ना कहीं यही एक एक्सटर्नल कंट्रोल है। कैसे? क्योंकि वहाँ की जो व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी वही डोमिनेट कर रही थी वहाँ के साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल को, कि भाई ब्लैक पीपल जो है वो आपका व्हाइट के प्लेसेस में नहीं जा सकते, अगर उनको जाना भी है तो उनको परमिट चाहिए होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का डोमिनेशन हो गया, एक तरीके का एक्सटर्नल कंट्रोल हो गया। अगर आप इंडिया का एग्जांपल लेके चलोगे तो कॉलोनियल रूल जब था इंडिया में तो कैसे ब्रिटिशर्स, आपने देखा था कि कैसे अ, हर एस्पेक्ट में इंडियन सिस्टम को कंट्रोल करना चाह रहे थे। ठीक है, हमारी कंट्री में जो भी लॉज बनाए गए वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के को फुलफिल करने के लिए बनाया। तो ये एक तरीके का डोमिनेशन और एक्सटर्नल कंट्रोल का एग्जाम्पल है, जिसके थ्रू हमारी फ्रीडम पे कॉन्स्टेंट लगाए जाते हैं। पहला समझ आया रीजन। दूसरा, इम्पोज्ड बाय फोर्स और थ्रू लॉज बाय गवर्नमेंट। सो ये जो सेकेंड सोर्स है कॉन्स्ट्रेंट का, जो कि हमारी फ्रीडम पे हमें देखने को मिलता है, वो कई बार आप ऐसे समझो कि आप विद इन अ कंट्री आपको कॉन्स्ट्रेंट फेस करने पड़ सकते हैं अपनी फ्रीडम के ऊपर। जैसे कि अभी हमने पहले वाले एग्जांपल में समझा कि जो डोमिनेशन और एक्सटर्नल कंट्रोल कॉलोनियल रूल में हमें फेस करना पड़ा था, वो बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस थी। कंट्री के बाहर से कुछ लोग आए थे जिन्होंने हम पे डोमिनेशन करा था। लेकिन जो सेकेंड सोर्स है कॉन्स्टेंट का, उसमें हम देख सकते हैं कि कई बार विद इन अ कंट्री जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है जिससे कि वो अपने पीपल के एक्शंस को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो कई बार कॉन्स्टेंट जो है वो विद इन अ कंट्री देखने को मिलते हैं जब गवर्नमेंट जो है कंट्री की कुछ ऐसे लॉज या कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है क्योंकि वो अपने लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करना चाहती है। एग्जाम्पल समझो कि एक डिक्टेटर है। ठीक है, और वो अपनी कंट्री में जो है प्रोटेस्ट को और मीडिया पे बैन लगाना चाहता है, जस्ट बिकॉज उस मीडिया के थ्रू या प्रोटेस्ट के थ्रू उस डिक्टेटर के खिलाफ कुछ क्रिटिसिज्म फैलेगा या किसी तरीके से उसकी जो गद्दी है वो खतरे में आ सकती है। तो क्या करता है वो डिक्टेटर, वो कुछ ऐसे लॉज और पॉलिसीज निकालता है जिसके थ्रू लोगों को कॉन्स्टेंट फेस करना पड़ता है अपनी फ्रीडम पे। ठीक है, प्रोटेस्ट को बैन कर देना। ठीक है, इंडिया में तो आप देखोगे तो फ्रीडम है पीसफुल प्रोटेस्ट की। ठीक है, आर्म्स वगैरह आप नहीं उठा सकते, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इंडिया में एक फ्रीडम दे रखी है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ आए कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है। पहला क्या है, डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। दूसरा हमने क्या समझा,
जब विद इन अ कंट्री वहां की गवर्नमेंट ही अपने सिटीजन्स के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए प्रोटेस्ट को बैन करती है, मीडिया कवरेज को बैन करने लग जाती है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का कॉन्स्ट्रेंट है। कैसा कॉन्स्ट्रेंट है? फ्रीडम ऑफ प्रेस का कॉन्स्ट्रेंट है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का कॉन्स्ट्रेंट है ना। थर्ड पॉइंट क्या है? मे रिप्रेजेंट पावर ऑफ रूलर्स ओवर पीपल। थर्ड पॉइंट जो है अगेन सेम बात पे फोकस कर रहा है कि जो कॉन्स्ट्रेंट लगाए जाते हैं फ्रीडम पे, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं कुछ अथॉरिटेरियन लीडर्स का रूल उनके लोगों पे। ठीक है, उनकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप एग्जांपल समझो कि एक किंगडम है या एक अथॉरिटेरियन स्टेट है जहाँ पे लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं वहाँ के किंग के द्वारा या वहाँ पे जो भी लीडर है उसके द्वारा, जस्ट बिकॉज के जो लीडर्स हैं वो नहीं चाहते कि लोग जो है वो क्रिटिसाइज करने लग जाएं या अपोजिशन पार्टीज बना ले। तो उनको जो है अपनी पावर को कंसोलिडेट करके रखना है, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ रूलर्स ओवर पीपल। ठीक है, तो 3 पॉइंट समझ आए, डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। थर्ड पॉइंट, इम्पोज बाय जो कॉन्स्टेंट है दैट आर इम्पोज बाय फोर्स और थ्रू लॉज बाय द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट, जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ रूलर्स ओवर पीपल। फोर्थ पॉइंट देखो, एग्जाम्पल दे रखा है वही सेम चीज कि कॉलोनियल रूलर ओवर सब्जेक्ट्स एंड सिस्टम ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, कि कॉलोनियल रूल जब हुआ था इंडिया के ऊपर तो वो कैसे हमें डोमिनेट करते थे, हमारे हर वॉक्स ऑफ लाइफ में उनका डोमिनेशन देखने को मिलता था। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम के अंदर मतलब कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा था व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में, वो भी एक तरीके का कॉन्स्ट्रेंट है इंडिविजुअल की फ्रीडम पे। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए है। ठीक है, वही चीज फोर्थ पॉइंट में लिखी है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेंबर्स हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स एंड प्रोटेक्टिंग पीपल्स फ्रीडम इज एन इम्पॉर्टेंट एम। देखो, फिफ्थ पॉइंट में ये समझो कि अब चीजें ना थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, जैसे इंडिया का एग्जांपल लो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब कि हम जो है अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, इलेक्शंस आते हैं, हमारे पास वोटिंग राइट्स है, हम उनको इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे फिर लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो मेंबर्स हैं उनको हम सिटीजन्स ने इलेक्ट करके वहां पे भेजा है, तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल उन पे रहता है। जैसे कि कल को एग्जांपल समझो कि कल को कोई लॉ है, वो अनफेयर लॉ है, ठीक है, और लोगों के हित में वो लॉ नहीं बनाया गया है, तो एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम पीसफुली प्रोटेस्ट करके उस लॉ को जो है बोल सकते हैं कि आप विड्रॉ कर लो। जैसे कि अभी कुछ साल पहले एग्जांपल था, जो फार्मिंग से रिलेटेड जो लॉज आए थे। ठीक है, जिसके लिए किसानों ने प्रोटेस्ट करा था, तो ये एक एग्जांपल है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके जो मेंबर्स हैं, क्योंकि एज अ सिटीजन हमने उनको इलेक्ट करके भेजा है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल रहता है कि कल को अगर उन्होंने हमारे लिए लॉज एंड पॉलिसी सही डायरेक्शन में नहीं बनाई तो हम उनके खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट करके या कोर्ट में अप्रोच करके उस लॉ को विड्रॉ करा सकते हैं, या फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे तो हम किसी और लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में कॉन्स्ट्रेंट जो है फ्रीडम पे इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अदर सोर्सेज, मतलब कि हमारी जो फ्रीडम है उसमें इन 3 जगह से भी कॉन्स्ट्रेंट देखने को मिल सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट है सोशल इनइक्वालिटी। देखो, सोशल इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर सोसाइटी में देखा जा रहा है, मतलब कि किसी कास्ट के बेसिस पे, किसी रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, रेस के बेसिस पे, अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, ठीक है, अगर बोल दिया गया कि भाई आपकी कास्ट है, आप टेंपल में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, आप जो है पब्लिक प्लेसेस में एंटर नहीं कर सकते हो, तो वो कैसी हो गई? वो सोशल इनइक्वालिटी हो गई, वो हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे कॉन्स्ट्रेंट आ गया, है ना। तो सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से लोगों की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है, उसे हम कह रहे हैं कि सोशल इनइक्वालिटी की वजह से जो है कॉन्स्ट्रेंट हमारी फ्रीडम पे आ सकता है। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग रिच हैं, हमें पता है, ठीक है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बेसिक फैसिलिटीज फुलफिल करने के लिए भी पैसे नहीं है।
ठीक है। तो पॉवर्टी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की अपॉर्चुनिटीज पे लिमिटेशंस लगा देती है, ठीक है। भले ही लीगली आपने ये इंश्योर कर दिया कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन अगर उस फैमिली के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनकम ही उतनी नहीं हो पा रही कि वो एजुकेशन पे खर्चा कर सके, तो आपने लीगली तो उनको फ्री कर दिया, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं हो पाई उनके पास, वो लोग पुअर रह गए, तो वो वैसे ही उनकी फ्रीडम जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है कि आप इनकम के बेसिस पे देख रहे हो कि अच्छा पॉवर्टी की वजह से कई बार क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज पाते हैं या बेसिक नेसेसिटीज इंश्योर नहीं कर पाते हैं, तो भले ही आप उनको लीगली फ्री कर दो, लॉ में आपने लिख दिया कि राइट टू एजुकेशन है, लेकिन आपने इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम नहीं कर पाए, ठीक है। उनकी इतनी इनकम इंश्योर नहीं हो पाई, उनके पास वो जॉबलेस हैं, तो फिर भी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कास्ट सिस्टम। अगेन वही सोशल इनइक्वालिटी का ही एग्जांपल है कास्ट सिस्टम, कि इंडिया में आप देखोगे कास्ट सिस्टम जो है वो हिस्टोरिकली जो है उसने बहुत ज़्यादा स्टॉप करा है लोगों को कुछ जॉब्स को चूज करने से, ठीक है, कुछ प्लेसेस में एंटर करने से। जैसे कि आप देखोगे अभी तो नहीं होता, बट हिस्टोरिक टाइम पे आप देखोगे कि ऐसा था रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली, कि आप अगर इस कास्ट से हो तो आपको खेती करनी होगी, आप इस कास्ट से हो तो अच्छा आप टीचर बनोगे। तो ये जो है कास्ट के बेसिस पे लोगों की फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। समझ आया? तो एक बार रिकैप लेते हैं, हमने क्या समझा कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट में हमने देखा कि हमारी फ्रीडम पे कॉन्स्ट्रेंट कौन से एस्पेक्ट से देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलता है कि हमारी फ्रीडम पे कॉन्स्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। पहला था डोमिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। दूसरा था गवर्नमेंट जब लॉज के थ्रू या फोर्सेस के थ्रू अपने लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए उनकी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पे। थर्ड हमने देखा कि जो कॉन्स्ट्रेंट है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं एक रूलर की पावर को उनके लोगों के ऊपर। चौथे में हमने एग्जांपल देखा कि कॉलोनियल रूल जब था इंडिया पे, या अपार्थाइड रिजीम जो था साउथ अफ्रीका में, वो देखने उनकी उनकी वजह से कितना ज्यादा लोगों की फ्रीडम का वॉयलेशन हुआ था, कॉन्स्ट्रेंट लगाए गए थे। फिफ्थ हमने देखा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब होती है तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। एज अ सिटीजन हम अपने मेंबर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर वो हमारी फ्रीडम को वॉयलेट करते हैं तो हम कोर्ट में अप्रोच करके अपनी फ्रीडम को रिस्टोर करा सकते हैं, या फिर इलेक्शंस आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपना लीडर चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा कि और सोर्सेज से भी कॉन्स्टेंट देखने को मिलते हैं, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम। समझ आया? ठीक है। तो ये टॉपिक छोटा सा ही था। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब हमारा वो होगा, देखो 3 टॉपिक हमारे हो गए हैं। पहला द आइडियल ऑफ फ्रीडम, दूसरा व्हाट इज फ्रीडम, तीसरा द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। 3 टॉपिक्स हो गए हैं। और अब जो हमारा चौथा टॉपिक करेंगे हम, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो जितने भी पार्ट हैं आप वो देख लीजिएगा, मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।